अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट डॉक्टर कपूर चंचला। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो हेल्थ फॉर ऑल ओनियन मीडिया फोकस चैनल। हमारे शो को इतनी ज़्यादा पजीराई करने के लिए आपका एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी बहुत भरपूर आपने जो हमसे रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे नाजरीन ने हमें ये बताया है कि वो जिन टॉपिक्स पे प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं आजकल उन टॉपिक्स को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो आज ऐसे ही टॉपिक हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है जिसका ताल्लुक है इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक से रिलेटेड। इस टॉपिक का ताल्लुक है, यानी आज हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब और कहाँ ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे और आपको थोड़ी सी इन्फो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर कपूर, इन्फेक्शन होता क्या है। आम जबान में अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाना। ज़रूरी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, कोई भी चीज़ जो हमारे जिस्म का हिस्सा ना हो नहीं है, सही और है। वो बाहर से हमारे जिस्म के अंदर किसी भी तरीके से दाखिल हो जाए। वैसे तो अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जिल्द दी है जिसके ज़रिए प्रोटेक्शन मिलती है हमें, जी, लेकिन फिर भी मुँह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से कोई भी बाहर के पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर अगर दाखिल हो जाए, तो वो अंदर जाके अगर हमारी क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ियत ज़रा-सी भी कम होगी, कमज़ोर तो कर वो दे। इन्फेक्शन क्रिएट और करेगी। इंसानी जिस्म के जो अपने नॉर्मल खलीए हैं उसको अगर बीमार कर दे, उसके अंदर अपना जो इन्फेक्शन है वो कॉज़ कर दे, तो इसको हम एक ब्रॉड टर्म में इसको कहते हैं कि ये इन्फेक्शन हो गया है। वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है। इसकी टाइप्स पे भी हम थोड़ी-सी अभी बात करते हैं कि इन्फेक्शन किस-किस वजह से हो सकता है। तो हम जैसा अभी हमने डिस्कस किए थे कि वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वो किसी वायरस की वजह से हो सकता है, किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है, किसी फंगस की वजह से हो सकता है और भी इसकी बहुत सारी किस्में हैं जो इन्फेक्शन कॉज़ करवाती हैं। जी, और इसके अलावा ये कंजेनाइटल भी हो सकता है कि जी, अगर माँ से बच्चे के अंदर पास हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसे हम कंजेनाइटल इन्फेक्शन कहते हैं। ये तो इसके अंदर अलग-अलग चीज़ें आती हैं। हम पहले बात कर लेते हैं वायरल इन्फेक्शन की, जो सबसे जी। ज़्यादा कॉमन है। कॉमन फ्लू या हुँ। वायरस के अंदर जो हमने कोरोना वायरस का नाम जी, सुनाया था, उसके बाद आँखों का भी वायरल इन्फेक्शन आया था, जी, कभी इन्फ्लुएंज़ा एक वायरल इन्फेक्शन है। जी। ये सारी चीज़ें जो है ये वायरस की वजह से होती है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको हमने कैटेगराइज़ किया है माइक्रोस्कोपिकली देखकर। सबका जो एक शेप, स्ट्रक्चर वो एक-दूसरे से मुख्तलिफ होता है। डिफरेंट होता है। सही है। तो जैसे हमने वायरस की बात की कि इन्फेक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने बता दिया कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म उसे करवा रहा है, यानी वायरस की वजह से कौन-सा इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया की वजह से कौन-सा होगा, फंगल की वजह से कौन-सा होगा। तो इसीलिए इसके सिम्पटम्स भी इसी हिसाब से आएँगे कि जिस्म के जिस हिस्से का इन्फेक्शन होगा, उसके साइन और सिम्पटम्स भी उसी लिहाज से आएँगे। उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा, उसकी डायग्नोसिस भी डिफरेंट होगी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको अगर लगता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई सिम्पटम्स हैं, साइन्स हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और अपने साइन एंड सिम्पटम्स बता के पहले उसको डायग्नोज़ करवाएँ, उसके लिए टेस्ट लें, फिर उसके इलाज करवाएँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे। जैसे कि हमने बात की अभी कि वायरस और बैक्टीरिया और फंगस, ये जो कैटेगरीज़ हैं और जो पैरासाइट्स हैं, इन सब के साइन एंड सिम्पटम्स एक-दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं और जिस्म के जिस हिस्से का भी इन्फेक्शन होगा तो उसके साइन एंड सिम्पटम्स उसके हिसाब से अलग-अलग होंगे। अगर हम बात करते हैं वायरल की, तो वायरल में जो है हमारी सिक्रीशन ज़्यादा आने लगती है। जो कॉमन फ्लू के जो जी, अलामात होते हैं, आँखों से पानी आना, मुँह से पानी आना, नज़ला ज़्यादा होना, उसके अलावा कमज़ोरी तो तकरीबन हर किसी में ही होती है, वो बैक्टीरियल जी, में भी हो सकती है। वीकनेस, जो जनरल वीकनेस है, आपको काम करने का दिल नहीं करता, उसके साथ-साथ बुखार का आना। बुखार हर इन्फेक्शन में आ सकता है, लेकिन कॉमन सेट है। ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फेक्शन वाले को बुखार हो, क्योंकि अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, तो बुखार नहीं भी आ सकता आपको। तो ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं अभी वायरस की, तो सबसे जो कॉमन मेरे ज़हन में आ रहा है इस टाइम पे, वो है कॉमन फ्लू, जो हुँ, तकरीबन 3 दिन का होता है और जिसके अंदर हमें किसी एंटीबायोटिक की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, उसे हम सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एंटी एलर्जिक कोई टैबलेट ले हुँ, सकते रेस्ट हैं, करें। रेस्ट करें, हाँ, एग्ज़ैक्टली रेस्ट करें। और अगर कोई ऐसा वायरस है जो 3 दिन का नहीं है, 7 दिन परसिस्ट करता है, या हुँ, कभी-कभार वायरल इन्फेक्शन जो है वो हुँ, मैक्सिमम 14 डेज़ तक भी जी, परसिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम उसके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं।
कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाए तो फिर एंटीवायरल थेरेपीज़ हमें लेनी पड़ जाती है। जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह। हेपेटाइटिस है, खसरा भी अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो हुँ। उसके लिए हमें फिर एंटीबायोटिक कवरेज देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जी। वो कवरेज हम खसरे की वजह से नहीं देते, वो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से देते हैं। हुँ। क्योंकि एक चीज़ हमेशा अपने ज़हन में बिठा लें कि जो एंटीबायोटिक है वो खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिया जाता है। कभी भी किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ अलग है, उसका एंटीबायोटिक से कोई लेना-देना नहीं है। वायरल में हम कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देते अनटिल या अनलेस कोई सुपर इम्पोज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके हुँ। साथ। मतलब वायरल कंबाइन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बाकी वायरल में तो हम कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देते। खाली जो वाहिद हमारे पास एक क्लास है बैक्टीरियल की उसमें हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और इसी तरह से जो फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें हम एंटी फंगल ड्रग इस्तेमाल करेंगे। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर स्किन रिलेटेड होते हैं और भी जगहों के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंगल फुट का हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्कैल्प का हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो स्किन का होता है। और फंगल इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलानी पड़ती है, तकरीबन 6 महीने लगते हैं कम से कम कि वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो। बाकी वायरल जो है वो हमने आपको मैक्सिमम पीरियड बता दिया 14 डेज़ या 14 डेज़। 21 डेज़ उसमें वो सही हो जाता है। बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो डिपेंड करता है कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पे, जो कि हम 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ 14 डेज़, 21 डेज़ मैक्सिमम 1 मंथ तक दे सकते हैं। जी। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो फंगल इन्फेक्शन का होता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ईज़िली और नहीं जाता और फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो एक दूसरे को लग सकता है क्योंकि वो कम्युनिकेबल होता है। जी, सही। अच्छा डॉक्टर कप्पा आपने बहुत अच्छा बताया, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जितनी हमने टाइप्स बताई हैं कि किस-किस टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो अब हम बात कर सकते हैं कि इसको डायग्नोज़ करने का क्या तरीका है? ठीक है, अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो हमने इन्फेक्शंस के ऊपर बात की कि अब हम इनको डायग्नोज़ करें, कॉमनेस्ट कौन से टेस्ट करवा सकते हैं कि हमें डायग्नोसिस पता चल सके? जी, बिल्कुल हम ये बात करेंगे। जो नॉर्मल हमारे ज़हन में जो एक पिक्चर है इन्फेक्शन की वो है बुखार का आ जाना। तो हुँ। जब भी किसी को बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास या तो विज़िट करते हैं या घर में पैनाडोल की 2 गोलियाँ ले लेते हैं। उस टाइम पे हमारे ज़हन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर कॉमन फ्लू है, फ़ीवर आ रहा है तो ये वायरल हो सकता है। हुँ। 3 दिन आप उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करें, पैनाडोल लें, बाकी सारी दवाइयाँ जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने-पीने में थोड़ा एहतियात करें, रेस्ट लें। अगर वो 3 दिन पे सही नहीं होता तो हमें सबको चाहिए कि हम जाके टेस्ट करवाएँ। टेस्ट में जो कॉमन टेस्ट है वो है सीबीसी, हुँ। एक अगर बुखार तेज़ आ रहा है, सर्दी लग रही है तो एक मलेरिया का टेस्ट करवा लिया, अगर जोड़ों में दर्द है तो हम एक डेंगू का भी टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड में इन्फेक्शन देखने के लिए ब्लड का कल्चर करवाते हैं। उसके साथ-साथ हमारे पास आते हैं थोड़े बहुत सिम्प्टोमेटिक चीज़ें कि अगर पेशाब में जलन है तो पेशाब का टेस्ट करवा लिया, पेशाब का कल्चर करवा जी। लिया। खाँसी के साथ बलगम आ रहा है तो हमने बलगम का टेस्ट करवा लिया। इस तरीके की वो सिम्प्टोमेटिक टेस्ट होते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जो आपको डॉक्टर या कंसल्टेंट बेहतर बता सकते हैं। ऑब्वियसली ये टेस्ट आपको हमने बता दी, ये नहीं कि आपको बुखार आए तो आप उठ के आपने बलगम का भी टेस्ट करा लेना है, पेशाब का भी टेस्ट करा लेना है। ये आपको बताया सिर्फ़ इसलिए कि आपको थोड़ी बेसलाइन नो हाउ हो। इसके लिए आपको करना ये जैसे डॉक्टर कपूर ने फरमाया कि आपको जाना है अपने करीबी कंसल्टेंट के पास, अपने सिम्पटम्स बताने हैं और वो जो आपको टेस्ट एडवाइस करें आपने वही करवाने हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन ही ये चीज़ है कि एक-दूसरे को देख के हम दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट भी फलाने ने टेस्ट कराया तो उसको यार एक काम करते मैं भी करा लेता हूँ। फलाने ने दवाई खाई थी तो उसका ये बुखार ठीक हो गया था या उसकी खाँसी ठीक हो गई थी, मैं भी खा लेता हूँ। उसके लिए क्या करें हम? जी, ये तो बहुत गलत है क्योंकि एक दवाई जो किसी एक पे असर कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी बेहतर हो या आपके लिए भी इफ़ेक्टिव साबित हो। तो इसलिए हमेशा चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और जाके उनसे रिव्यू करें, जो भी वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं आप वही टेस्ट करवाएँ। और हमारे यहाँ पर तो ये भी ट्रेंड है कि बगैर टेस्ट के प्लीज़ आप हमें दवाई लिख दें, दवाई दे दें। एंटीबायोटिक लिख दें। जी। हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक नहीं होती, इसलिए हमें टेस्ट करवाना लाज़मी है। अगर हमारा टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जी। बेसिकली न्यूट्रोफिल्स ये बताते हैं कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन है को कि इंडिकेट नहीं है, करते तो ही हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए, वरना एंटीबायोटिक के अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हैं। जी। इसलिए एंटीबायोटिक बगैर ज़रूरत के लेना बिल्कुल भी सही नहीं है।
अच्छा, एक ट्रेंड और देखने में आता है कि पता नहीं लोग बीमारी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं या पता नहीं क्या है कि वैसे तो एक कहावत है कि बीमारी आती तेज़ी से, जाने में थोड़ा टाइम लेती है, आहिस्ता-आहिस्ता जाती है। लेकिन एक ट्रेंड देखने में आता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप जाते ही पहले ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एंटीबायोटिक लिख दें ताकि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। भई इस काम पे भी जाना है, काम जॉइन करना है, बच्चों को भी देखना है, घर के भी काम है। तो कोई ऐसी दवा लिख दें, ऐसी एंटीबायोटिक लिखें कि बस जल्दी-जल्दी ठीक हो। और दूसरा ये कि एंटीबायोटिक लिखवा के ले भी आएँगे और फिर जब डॉक्टर बताएँगे कि 5 और 7 दिन का ये कोर्स है, ये आपने करना है, तो फिर वो पूरा भी नहीं करेंगे। 2 दिन एंटीबायोटिक खा के, हाँ, मेरी तो तबीयत ठीक हो गई। ये बहुत गलत बात है क्योंकि एंटीबायोटिक कोई आम दवाई नहीं है। जी। एंटीबायोटिक जो है वो एक मखसूस पीरियड के लिए दी जाती है और आपका ये काम है कि आप उस पीरियड को पूरा करें। क्योंकि अगर आपका कोर्स 5 दिन का है और आप 2 दिन खा के उस एंटीबायोटिक को छोड़ देंगे, तो अगली दफ़ा अगर आपको सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो ये एंटीबायोटिक काम आपके ऊपर नहीं काम नहीं करेगी। करेगी। आपके बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपको चाहिए कि आप जो भी कोर्स डॉक्टर आपको दे उसे पूरा करें। और सबसे पहली बात, हर इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक नहीं नहीं होता, तो होती है। इसलिए खुद से एंटीबायोटिक लिखवाना भी बंद करें। बहुत कॉमनली देखने में आता है कि जैसे हमारे यहाँ बाहर के खानों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बाहर की कोई चीज़ खा ली, जैसे अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं, अब आपने देखा होगा कि बाहर स्टॉल्स पे जो खाने मिल रहे होते हैं, ना उसमें कोई ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, ना वहाँ कोई सफाई-सुथराई, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। ये सब चीज़ें खा के जब पेट खराब होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिख दें। अब जब आपको एंटीबायोटिक लिख दी गई है, तो आप उसका टाइम पीरियड भी फ़ॉलो करें। अगर आपको 5 दिन या 7 दिन के लिए कही गई है, तो आप उसको उस हिसाब से खाएँ भी, उस हिसाब से, उस टाइम पीरियड के हिसाब से, जिस टाइम पे आपको रिकमेंड की गई है वो दवाई, आपके कंसल्टेंट ने जिस टाइम से आपको खाने के लिए बताई है, जितनी दफ़ा बताई है और जितने दिन तक बताया है, उसको खाएँ भी। आपने आज आपका पेट खराब हुआ, आपने जाके डॉक्टर से दवा ली, एक खुराक में आपको आराम आ गया, बस मज़े आ गए। अब तो वो दवाई पड़ी हुई होगी कोने में, घर में किसी और का जब दोबारा पेट खराब होगा, वो दवाई फिर यूज़ में आएगी। बिल्कुल ये ऐसे ही ये होता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये मुझे बहुत देखने में आती है, इवन मैं मेरे घर के बहुत करीब लोगों में मुझे ये देखने में आती है। एक दिन में पेट ठीक हो गया, वो दवाई रख दी उठा के कि अब नेक्स्ट टाइम किसी का पेट खराब होगा तो अब ये उसे यूज़ करवाएँगे। ये इस वजह से होता है क्योंकि लोगों में शऊर नहीं है। लोगों को पता नहीं है एंटीबायोटिक चीज़ क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो हमें कितने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितने मसले हो सकते हैं। एंटीबायोटिक आपके जिगर को, गुर्दे को ख़राब करती है। इसलिए उसको लिमिटेड अमाउंट में जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है, उसी टाइम पे आपको लेनी चाहिए। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। जी। तो इसलिए उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे ज़्यादा हम बाहर की चीज़ें ही ना खाएँ। क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं, कभी-कभार हेपेटाइटिस ए जिसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, ये तो जी। बहुत कॉमनली हो जाती है, जिसमें से एक तकरीबन वायरल है, बाकी तो तीनों आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके लिए जी, एंटीबायोटिक की भी बिल्कुल। ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब जहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ही ली हैं, थोड़ी-सी हमने, मुझे लगता है लोग डर भी गए होंगे बाहर के खाने की बात सुन के, क्योंकि बाहर का खाना नहीं छोड़ सकते, अब क्या करें, लोगों को चटखारा ऐसा लगा हुआ है ना, हमारे लोग घर का खाना पसंद नहीं करते, बाहर के बच्चे भी। तो थोड़ा-सा हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से, बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर कपूर ने भी बताया और मैंने ये बात हाइलाइट की कि बाहर की चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ें और सफाई-सुथराई का ना ख़्याल रखना, ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉज़ होती है। इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी लगेगा कि अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खाएँगे या आप जिन बर्तनों में खाना खा रहे हैं वो साफ़ नहीं होंगे, या जिस तरीके से वो खाना बनाया गया है, जो पानी यूज़ हुआ है, जो ऑयल यूज़ हुआ है, अगर वो हाइजीनिक नहीं है या बार-बार यूज़ हो चुका है या वो खुला पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी भी इन्फेक्शन का बहुत जल्दी शिकार हो जाएँगे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इन्फेक्शन खाली बॉडी का नहीं होता, दाँतों का भी इन्फेक्शन जी। होता है। लोगों को दाँतों में दर्द होता है, तो उसमें भी आपको डेली ब्रशिंग जो हमारे कॉमनली हमें बचपन में सिखाया जाता है, जी। तो वो भी करना चाहिए। उससे भी हम अपने दाँतों के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हाँ। कान की सफाई के नहाने के बाद हमने जी, अपने कान को थोड़ा बिल्कुल। क्लीन कर लिया, हुँ। लेकिन ये है कि जो कॉटन बड्स है उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट कभी भी कॉटन बड्स रिकमेंड को नहीं रिकमेंड करते। नहीं करते। बाकी रोज़ हैंड वॉशिंग सबसे अच्छा आपने बताया है हुँ। क्योंकि हाथ अगर धुले हुए नहीं होंगे तो हमारे हाथों में भी नॉर्मल जरासीम होते हैं। अगर आप अपने हाथों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें उसमें अलग-अलग मुख्तलिफ तरीके के आपको जरासीम नज़र आएँगे जो कि बैक्टीरियाज़ हैं। अगर यही हाथ हम बगैर धोए खाना स्टार्ट कर दें तो ये सब हमारे जिस्म में जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर हर जरासीम हमारे जिस्म में चला जाए तो हमें इन्फेक्शन होगा। जी। इन्फेक्शन उसी वक़्त होगा जब आपकी क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ियत कम होगी कमज़ोर और होगी। क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ियत को बरकरार रखने के लिए आपको चाहिए कि आप
अच्छा खाना खाएं जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन हो, मल्टीविटामिन। अगर आप अच्छा खाना इस तरीके का नहीं खाते विटामिन वाला, तो फिर आप मल्टीविटामिन अलग से ले भी सकते हैं या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ग़िज़ा मिलती है वो ना ही फ्रेश होती है ना ही कुछ होता है, तो हमारे विटामिन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से हम वीकनेस भी फील कर रहे होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो रही होती है। दूसरी ये चीज़ होती है एक्सरसाइज भी आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करती है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे जैसे खेल कूद वगैरह करते हैं, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। जी, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी क्या नाम है इफेक्टिव है उसके लिए। जो ये एसिडिटी का कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को हो जाता है, उससे हम बच सकते हैं। दूसरा ये कि सिर्फ ये इम्यूनिटी की बात नहीं है, वो तो बहुत सारी बीमारियों से भी आपको दूर रख सकती है, मोटापे से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से। अगर वॉक, एक्सरसाइज, हाइजीन, ये 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ में आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो सिर्फ ये इन्फेक्शन नहीं, बाकी में हम आपको बार-बार बताते हैं कि और भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़े ईमान है, जिस तरीके से अगर हम हेयर वॉश प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमारे हेयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, बालों के स्कैल्प के अंदर हो जाते हैं इन्फेक्शन। जिस्म को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो हमें फंगल इन्फेक्शन स्किन का हो सकता है, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पिंपल्स, पता नहीं क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। खास तौर पे शुगर वाले पेशेंट्स को तो पैरों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो आपने देखा होगा लोगों की टांगे कटते हुए बिल्कुल माजूर हो जाते हैं लोग। तो सफाई तो आपको हर जगह ही तो कुछ इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन को बिल्कुल भी आप ये नहीं समझिएगा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कुछ इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होते हैं और आपको अपने जिस्म के अज़्ज़ा को काटने तक की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि डॉक्टर इकरा ने बताया। तो फिर आपको चाहिए कि आप जिस तरीके से हो सके आप इसमें एहतियात करें और जितना इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं उतना रहें, और अगर गलती से आपको ये इन्फेक्शन हो जाए तो अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे रुजू करें। थैंक यू डॉक्टर कप्पू। आज हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आज डिस्कस की हैं और मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी आज इन्फो मिली होगी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने लगा है, तो आज का जो प्रोग्राम की थोड़ी-सी समरी है हम वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कि इन्फेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं। हर एक को साइन एंड सिम्पटम्स अलग आते हैं, हर बीमारी के जिस्म के हर अज़ा के इन्फेक्शन अलग होता है, उसके साइन एंड सिम्पटम्स अलग होते हैं। और एंटीबायोटिक जो कि बहुत ही फेवरेट और बहुत मोस्टली हाइलाइटेड टॉपिक है कि एंटीबायोटिक कब यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कितने दिन तक यूज़ करनी है। हमने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों पे बात की है और आपको ये भी बताया कि कंसल्टेंट से पूछे बगैर आपने एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी है। बार-बार आपको ये बोलते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड किया करें जितना हो सके, दूसरों को देख के उनका इन्फेक्शन इससे ठीक हो गया था या उनकी बीमारी ठीक हो गई थी तो मैं भी खाऊँ तो मेरी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी बीमारी हो, छोटी हो, बड़ी हो, आप जाएँ करीबी कंसल्टेंट के पास। उसको एक डायग्नोज़ करने का तरीका होता है, कुछ टेस्ट होते हैं और ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए आपको ज़रूरी है कि कंसल्टेंट के बताए हुए मशवरे पे और उनके नुस्खे पे ही अमल करें, क्योंकि एंटीबायोटिक जहाँ आपको फ़ायदा भी करती है, वो आपको कोई नुकसान भी कर सकती है। अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो आपके गुर्दों को, आपके जिगर को या आपके जिस्म के किसी और हिस्से को भी मुतासिर कर सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस टॉपिक से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे, क्योंकि आपने हमें काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे बात की जाए कि एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन से रिलेटेड आप लोग जानना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों से काफ़ी आपको कुछ सबक आमूज़ कोई बातें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मज़ीद किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर राब्ता कीजिएगा, हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज लाइक कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स पे कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप किस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी को होस्ट डॉक्टर कप्पू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।